बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर बोर्ड पेयरिंग की बात करें, जो पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से आई है, बुक के एंड पर लिखी हुई है, उसके मुताबिक सेकंड चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए हम इसको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। तो हम बगैर देर किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि फूड डाइजेस्ट कैसे होती है। उसके अंदर का देखा था कि फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड पार्टिकल, जो सिंपलेस्ट पार्टिकल होते हैं, वो अब्जॉर्ब जाते हैं ब्लड के अंदर और ब्लड के ज़रिए वो बॉडी के तमाम पार्ट्स पर पहुंच जाते हैं। इससे आगे हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे कि जब वो न्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यूज़ के पास पहुंच चुके हैं, अब वहाँ पर क्या होता है। जब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी निकालनी पड़ती है। उस एनर्जी को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि फूड पार्टिकल्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि फूड पार्टिकल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है, जिससे उसके अंदर जो CH बॉन्ड मौजूद होते हैं वो टूटते हैं। उन बॉन्ड्स के टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। अब वो जो ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीजन आती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए, कि जो ऑक्सीजन हमें फूड को तोड़ने के लिए चाहिए, फूड के अंदर से एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए चाहिए, वो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए। सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर हम कहते हैं सांस लेना। इसके ज़रिए हम जो बाहर से हवा को अंदर लेके जाते हैं, बॉडी के लंग्स तक जाती है और फिर लंग्स से हवा को बाहर निकाला जाता है। जब इस हवा को हम अंदर लेके जाते हैं तो इसमें मौजूद होती है ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा इसमें होती है। तो लंग्स क्या करते हैं कि इस हवा में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस हवा के अंदर शामिल कर लेते हैं, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदली होती है, कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाती है और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो बॉडी से बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस हमने बात की है। पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा है ब्रीदिंग और तीसरा गैसियस एक्सचेंज। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि फूड पार्टिकल की ऑक्सीडेशन के ज़रिए उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर, लंग्स और ब्लड के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, अदला बदली होती है। उसके बाद ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है कि ब्रीदिंग के अंदर हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आते हैं और गैसियस एक्सचेंज के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ गए उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। It is the process in which cell or oxidize food glucose and get energy। के ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके अंदर जो है सेल जो है ऑक्सीडेशन के ज़रिए फूड पार्टिकल्स के अंदर से एनर्जी निकालते हैं या एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। कि इस काम के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन सेल तक पहुँचाई जाए, ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाई जाए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाए। अब ऑक्सीजन को वहां पर कैसे पहुंचाया जाता है? जिस तरह फूड वहां पर पहुंचता है वैसे ही ऑक्सीजन भी वहां पहुंचती है, कि फूड ब्लड के अंदर शामिल हो गया है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर, लंग्स से ऑक्सीजन भी ब्लड के अंदर शामिल होती है। तो जिधर ब्लड जाता है वहाँ पर फूड पार्टिकल भी पहुँच जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन भी पहुँच जाती है। और जब ब्लड वहाँ से वापस आता है तो अपने साथ सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ लेके आता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाया जाता है, जहाँ से ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चले जाती है। गैसियस एक्सचेंज इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर मूव्स इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड मूव्स इनटू द एयर। अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन बताई गई है कि ये वो अमल है जिसके ज़रिए हम जो हवा को अंदर लेके गए हैं, लंग्स के अंदर जो हवा लेके गए हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर ब्लड के अंदर शामिल कर दी जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर इस हवा के अंदर शामिल कर दी जाती है, ताकि इसको ब्रीदिंग के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाला जा सके। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी।
इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। कि ब्रीदिंग वो अमल है, तनफ्फुस वो अमल है जिसके अंदर हम हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को हासिल किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाला जाए। अब उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन को मिक्स कर देते हैं। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस। ये एक अमल के दो नाम नहीं है। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस वाइल ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। कि जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है लेकिन ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है। मतलब कि जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर, लेकिन ब्रीदिंग के अंदर हम फिजिकली हवा को अंदर लेके जाते हैं। इसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीदिंग हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज इन टर्न हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। कि ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज की मदद करती है और इसके नतीजे में जो गैसियस एक्सचेंज है वो रेस्पिरेशन की मददगार बनती है। तो हम देखते हैं कि इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं। ये हर दफ़ा इनमें से कोई ना कोई पेपर के अंदर लाजमी आता है। पहला जो क्वेश्चन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ से ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड एंड गेट एनर्जी। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है सेलुलर रेस्पिरेशन की। उसके बाद अगली डेफिनेशन है गैसियस एक्सचेंज, वो इधर से हम करेंगे। गैसियस एक्सचेंज इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर, यहाँ से लेके एक्सहेल्ड तक। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी होगी गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन। उसके बाद आगे ब्रीदिंग की डेफिनेशन है जो इधर से स्टार्ट होगी। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड लाइन के अंदर, ये हमारी होगी ब्रीदिंग की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो जो लास्ट पैरा है इसका आंसर होगा कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस, यहाँ से लेके हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। साथ ही हम उर्दू मीडियम बुक्स पे भी देखते हैं कि सबसे पहले इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। जो पहली लाइन है, जानदार सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए तवानाई हासिल करते हैं। ये वो अमल है जिसमें सेल खुराक की ऑक्सीडेशन करते हैं और तवानाई हासिल करते हैं। यहाँ तक ये डेफिनेशन होगी सेलुलर रेस्पिरेशन की। उसके बाद अगली डेफिनेशन है गैसों का तबादला, यहाँ से लेके इस लास्ट लाइन तक। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने समझ लिया सारा कुछ। अब आगे देखते हैं तनफ्फुस की डेफिनेशन, जिसे ब्रीदिंग कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खारिज किया जाता है तक। उसके बाद यहाँ से आगे ये डिफरेंस आ जाएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही आता है, या फर्स्ट टाइम में आएगा या सेकंड टाइम में, लाजमी ये सवाल आता है कि तनफ्फुस और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है। अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये 2 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है हमारी बॉडी के अंदर। एक को कहते हैं एयर पैसेज वे और दूसरे का नाम है लंग्स। 2 हिस्से हैं इसके, एयर पैसेज वे और लंग्स। एयर पैसेज वे क्या है कि ये कनेक्टेड ट्यूब्स हैं जो नाक से शुरू हो जाती हैं और लंग्स तक जाती हैं। कि मुख्तलिफ ट्यूब्स हैं जो एक के बाद एक जुड़ी होती हैं। इन सारी ट्यूब्स को हम कह देते हैं एयर पैसेज वे। हवा जाती भी इन्हीं ट्यूब्स के ज़रिए है और बाहर भी इन्हीं ट्यूब्स के ज़रिए आती है। एयर पैसेज वे नाक से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले नॉस्ट्रिल आ जाते हैं 2, जिसके ज़रिए हवा नाक के अंदर दाखिल होती है। उसके बाद इसके पीछे खाली जगह मौजूद है जिसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल कैविटी जब फेरेंक्स के अंदर खुलती है तो हमारे जो ओरल कैविटी है इसकी छत में भी 2 सुराख होते हैं जिन्हें इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जिसके ज़रिए हवा नेज़ल कैविटी से फेरेंक्स के अंदर आ जाती है। फेरेंक्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि फेरेंक्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी काम करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम करता है, क्योंकि हवा भी यहीं से गुजर के जाएगी और फूड भी यहीं से गुजर के जाएगा। जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के नीचे एक सुराख होता है जिसे हम ग्लोटस कहते हैं। वो उस ग्लोटस के आगे शुरू हो जाता है लेरेंक्स। लेरेंक्स क्या है? लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, यहाँ से हमारी आवाज़ बनती है। उस लेरेंक्स के आगे एक लंबी ट्यूब होती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया फिर आगे जाके 2 नालियों के अंदर तकसीम होती है, उन नालियों को हम कह देते हैं ब्रोंकाई। उसके बाद जो ब्रोंकाई हैं वो मज़ीद छोटी होकर फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं।
उन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर मौजूद होते हैं एयर सैक्स, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, और उन्हीं एल्वेलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द एयर पैसेजवे, व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी इट पासिस थ्रू कनेक्टिव ट्यूब्स टू रीच द लंग्स, कि जब हवा बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ये कनेक्टेड ट्यूब्स के अंदर से गुजरते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाती हैं। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब्स, दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेज, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर हवा पहुंच गई है इन ट्यूब्स के जरिए, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो गई कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में शामिल हो गई और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ गई ताकि बॉडी से बाहर निकाली जाए। उसके बाद वो हवा इन्हीं नालियों से होती हुई बॉडी से बाहर आ जाती हैं। इन सारी नालियों को मिलाकर कह देते हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सरसरी सा। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले है नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज बिटवीन नॉस्ट्रिल्स एंड फेरेंक्स। कि नेजल कैविटी क्या है, ये दो खाली जगहें हैं जो नॉस्ट्रिल्स और फेरेंक्स के दरमियान है। इस नेजल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स मौजूद होती है और साथ में होता है म्यूकस। अब नाक के अंदर जो बाल मौजूद होते हैं उनका काम क्या होता है कि जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं उस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फाइन हेयर्स जो हैं इन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करती हैं। फाइन हेयर्स ने जब एयर को फिल्टर कर दिया है तो जो डस्ट पार्टिकल्स वो फिल्टर करते हैं वो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं नाक के अंदर। और म्यूकस का जो दूसरा काम है वो ये होता है कि वो जो हवा हम बाहर से लेके गए हैं वो ठंडी भी हो सकती है, वो गर्म भी हो सकती है। तो म्यूकस उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक कर देता है। हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसकी हम रीडिंग करते हैं। द एयर एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, फाइन हेयर्स इन नेजल कैविटी फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। कि जो फाइन हेयर्स मौजूद हैं वो बड़े जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। म्यूकस ऑन द वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल, और जो छोटे डस्ट पार्टिकल, बड़े जो डस्ट पार्टिकल उनको फाइन हेयर्स ने रोक लिया है। अब जो छोटे डस्ट पार्टिकल जिनको हेयर्स रोक नहीं सके वो अब चिपक जाएंगे म्यूकस के साथ। म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब म्यूकस हवा को थोड़ा सा गर्म करेगी ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाए। इसके अंदर से जो सवाल बनेगा, पहले तो है यहाँ पर नेजल कैविटी क्या होती है और नॉस्ट्रिल्स क्या होती हैं। दोनों का आंसर सेम, यहाँ तक आप इसका करेंगे। और यहाँ से एक सवाल और बनता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, के फाइन हेयर और म्यूकस का क्या किरदार है। या कभी कभी ये दोनों अलग अलग सवाल भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो इकट्ठे आएंगे तो आप पूरा लिख देंगे, अलग अलग आएंगे तो इनकी जो रिस्पेक्टिव लाइन है वो आप लिखेंगे। उर्दू मीडियम के अंदर भी इसी तरह ही होगा। नेजल कैविटी से लेकर ये चला जाता है यहाँ तक, दाखिल होती है तक। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन इसके अंदर आ गई, नॉस्ट्रिल की भी आ गई और नेजल कैविटी की भी आ गई। इसके बाद ये नाक के अंदर मौजूद बारीक बाल और म्यूकस का किरदार आ गया कि ये क्या करते हैं इसके अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है बोर्ड पेपर्स के हिसाब से। नेजल कैविटी से जो अगला पार्ट है वो है फेरेंक्स। फेरेंक्स का जो रोल है ये दोनों सिस्टम के अंदर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इसका रोल होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी इसका रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब खुराक गुजरेगी मुंह ओरल कैविटी से, जब खुराक आगे जाएगी वो भी फेरेंक्स से गुजरेगी, गुजर के एसोफेगस में जाएगी, और जो हवा अंदर जाएगी वो भी फेरेंक्स से गुजरेगी और गुजर कर ट्रैकिया में चले जाएगी। हमारी गर्दन के नीचे फेरेंक्स से आगे दो ओपनिंग्स होती हैं, दो ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब होती है फूड को आगे लेके जाने के लिए जिसे हम एसोफेगस कह देते हैं, और दूसरी ट्यूब होती है सांस लेने के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। अब उसके लिए क्या होता है कि फेरेंक्स के नीचे एक सुराख होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोटस। ग्लोटस ही वो सुराख है जिसके ज़रिए सांस ट्रैकिया के अंदर जाता है, हवा ट्रैकिया के अंदर जाती है। अब जब हम खाना खाते हैं तो खाना ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो जाए, इसको रोकने के लिए इस ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, कार्टिलेज का बना हुआ, नरम हड्डी का बना हुआ, जिसे हम कह देते हैं एपीग्लोटस। इसकी हम रीडिंग करते हैं। नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरेंक्स एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटस। इट ओपन्स इन द larynx. The glottis is guarded by a flap called epiglottis. It prevents foods and liquid from entering the windpipe of the lungs.
कि नेजल कैविटी के आगे फेरेंक्स है, इसके नीचे फेरेंक्स में एक ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं ग्लोटस, ये लेरिक्स के अंदर ओपन होती है। दी ग्लोटस इज गार्डर बाय अ फ्लैप। अब उसके बाद इस ग्लोटस की हिफाजत के लिए एक फ्लैप मौजूद होता है जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं, जो खुराक को सांस की नाली के अंदर जाने से रुकता है। यहाँ से भी अगर फेरेंक्स आ गया तो अपने इसको कंप्लीट लिख देना है, ठीक है, वरना यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक ग्लोटस है एट द फ्लोर, यहाँ शुरू होगा एट द फ्लोर से लेकर यहाँ तक, उसके बाद दी ग्लोटस इज गार्डेड से लेके एंड तक, ये एपिग्लोटस की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम इसको इसकी डायग्राम से देखते हैं ज़रा। अगर हम देखें तो ये नेजल कैविटी है ऊपर, उसके बाद ये हिस्सा फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद दो ओपनिंग्स हैं, एक ये ओपनिंग है और एक ये रही ओपनिंग। तो ये अगली जो ओपनिंग है ये ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है, सांस की नाली है और पिछली खुराक की नाली है। तो हवा यहाँ से फेरेंक्स के अंदर दाखिल होगी और यहाँ पर आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, ये है ग्लोटस, और ग्लोटस के ऊपर ये जो फ्लैप नज़र आ रहा है ये है एपिग्लोटस। अब हमारा जो अगला पार्ट है एयर पैसेज वे का वो है लेरिंक्स। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अगर हम अपनी गर्दन पे हाथ लगाएं तो इस जगह पर हमें एक हड्डी महसूस होती है, सख्त हड्डी। ये जो हड्डी है ये लेरिंक्स है, ठीक है। ये वॉइस को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं कि हम जो भी आवाज़ वगैरह निकलती है वो इसी लेरिंक्स में से निकलती है। इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन द फेरेंक्स एंड ट्रैकिया, कि ये एक बॉक्स है जो फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद है, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर दो बैंड्स होते हैं, फाइब्रस बैंड। उन बैंड्स के अंदर जब वाइब्रेशन होती है तो आवाज़ पैदा होती है, कि जब भी हवा वहाँ से गुजरती है उन वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। अगर हम फोटो देखें इसकी तो ये देखें, ये हमारे पास लेरिंक्स है, लेरिंक्स के अंदर ये आपको दो बैंड्स नज़र आ रहे हैं। जब हवा लेरिंक्स में से गुजर के अंदर जाती है या बाहर आती है तो ये जो बैंड्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, इनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। और हम जो मुख्तलिफ अल्फाज वगैरह अदा करते हैं वो हमारे मुंह की मूवमेंट की वजह से, जिसमें हमारी लिप मूवमेंट आ जाती है, ज़ुबान की मूवमेंट होती है, इनकी वजह से फिर मुख्तलिफ अल्फाज अदा होते हैं। यहाँ पर यह स्पीच की डेफिनेशन दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक, टंग एंड जॉज प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन दी स्पीच। ये स्पीच की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद ये पूरी की पूरी हमारी वॉइस बॉक्स भी, यहाँ पर मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स, व्हाट इज़ लेरिंक्स, ये दोनों का एक ही क्वेश्चन है। तो इसको हम उर्दू में देख लेते हैं कि उर्दू की बुक में क्या लिखा है। फेरेंक्स, यहाँ से भी दो सवाल बनेंगे फेरेंक्स के अंदर से। फेरेंक्स के फर्श पर एक सुराख ग्लोटस है, ये लेरिंक्स में खुलता है यहाँ तक। उसके बाद एक पर्दा ग्लोटस की हिफाजत करता है जिसे एपिग्लोटस कहते हैं, ये रोकता है तक, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद ये सारा का सारा लेरिंक्स हमने कंप्लीट करना है और इसी के अंदर वॉइस बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, लेरिंक्स की अंदरूनी तरफ वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, ठीक है। लेरिंक्स की अंदरूनी दीवारों के साथ दो रेशादार पट्टियों का जोड़ा लगा होता है, इन पट्टियों को वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड में पैदा होने वाले इर्तियाज से आवाज़ पैदा होती है। आज हम लेरिंक्स तक ही पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के अंदर वो क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।